Greetings for the day, dear students. Today I am going to start a new topic, that is organic synthesis via enolates. Today I'll discuss something about the introduction to this topic. आज मैं आपको नया टॉपिक बताने जा रही हूँ, इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। हम जानते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आसानी से अटैक करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आसानी से विस्थापित होता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे कि जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और इस पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से आक्रमण कर सकता है और हमको एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। अब नाभिक स्नेही अभिकर्मकों की ही भांति कार्बेनियन प्रकृति वाले रिएजेंट्स जो होते हैं भी कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं। उदाहरण के लिए ग्रिग्नर रिएजेंट और कार्बनिक यौगिक की क्रिया हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से संपन्न होती है। यहाँ पर हमने ग्रिग्नर अभिकर्मक के बारे में जब पढ़ा था तो हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम एटम है, मेटल एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और उससे जुड़ा हुआ जो एल्किल समूह है उस पर, उस कार्बन पर नेगेटिव पार्शियल चार्ज रहता है। तो इस प्रकार से जब ग्रिग्नर रिएजेंट किसी कार्बोनिल ग्रुप युक्त यौगिक पर अटैक करता है तो हमको इस प्रकार से एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। अब इन रिएक्शंस में एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, जैसा हमने अभी पीछे देखा। इसलिए ये रिएक्शंस जो हैं वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कार्बनिक संश्लेषण में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। बड़े जटिल कार्बनिक अणु जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के संश्लेषण में इनोलेट आयनों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। ये 4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलिस्ट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से युक्त जो कार्बोनिल यौगिकों से प्राप्त होते हैं। एक कार्बोनिल समूह के निकटतम अल्फा कार्बन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे, एसिडिक नेचर के होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार द्वारा निकाल दिए जाते हैं। और इस प्रकार बने हुए कार्बन आयन या इनोलेट ऋण आयन, इनोलेट नेगेटिव आयन एल्किल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, SN2 रिएक्शंस देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक CH2 समूह है वो 2 कार्बोनिल समूहों के बीच में उपस्थित है। तो यहाँ इससे जुड़े जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एसिडिक नेचर के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे और इनको हम एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। और इससे फिर हमको क्या हो रहा है कि एक इनोलेट आयन प्राप्त होता है। इन रिएक्शंस को एल्किलेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इनोलेट कार्बन के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एक कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी अल्फा स्थिति पर विद्यमान उपस्थित जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन को त्यागने के बाद आफ्टर रिमूविंग अ प्रोटॉन जो हमें जो नेगेटिव आयन प्राप्त होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है, स्टेबिलाइज्ड हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस नीचे रिएक्शन में। कुछ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कीटोनिक यौगिक जो होते हैं उनके pKa का मान हम इस टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न यौगिकों के लिए हम उनके pKa का मान देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन्स के लिए। इस टेबल को यदि हम स्टडी करें तो हम देखेंगे कि एक कार्बोनिल युक्त यौगिक जैसे कि कीटोन या एस्टर आदि काफ़ी वीक बेसेस हैं, इनके pKa का मान पर्याप्त हाई है, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी ये वीक एसिड्स हैं। इन यौगिकों के
को एल्कोक्साइड के साथ इनोलेट आयन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में जो बना हुआ अल्कोहल है उसके pKa का मान कम होता है। अतः जो रिवर्स रिएक्शन है, जो विपरीत रिएक्शन है, वो अधिक प्रभावी रहती है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो रिवर्स रिएक्शन है उसको हमने बड़े एरो से शो किया है और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको हमने स्मॉल एरो दिखाया है। तो ऐसे केसेस में जो है रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। यहाँ पर इसको हम एक रिएक्शन के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन यौगिकों से अमाइड जैसे प्रबल क्षारों के साथ अल्फा प्रोटॉन का निष्कासन या एलिमिनेशन आसानी से कराया जा सकता है। अतः ये हम रिएक्शंस देख सकते हैं, इनमें विभिन्न रिएक्शन के लिए pKa का मान दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिवर्स रिएक्शन है इन केसेस में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली संपन्न होगी। एक सिंपल कीटोन की तुलना में एक सिंपल एस्टर के pKa का मान हाई होता है, जैसा हमने अभी टेबल में देखा था। अर्थात एस्टर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कीटोन की तुलना में कम अम्लीय है। इसका कारण यह है कि एल्कोक्सी समूह जो होता है, जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, उसका ऑक्सीजन परमाणु इस रिएक्शन के अनुसार क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के युग्म का विस्थानीकरण करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, जैसा यहाँ पर हम इस रिएक्शन के द्वारा देख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो आर ग्रुप है, जो एल्किल ग्रुप है, उससे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु सरलता से नहीं निकलता, और साथ ही जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन परमाणु के एल्कोक्सी समूह के साथ अंतरक्रिया, जो इंटरैक्शन है, उसके कारण ये वह इनोलेट आयन को स्थायीकृत करने में भी कम योगदान देता है, कम कंट्रीब्यूशन देता है। यदि कीटोन के अल्फा कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हुआ हो, या हम कह सकते हैं कि -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वह इनोलेट आयन इसको स्थायीकृत करता है, उसको स्टेबलाइज करता है, और इस प्रकार कीटोन की अम्लता को बढ़ाता है, उसकी एसिडिटी को बढ़ाता है। जैसे यहाँ पर हमने विभिन्न उदाहरणों में देखा है, एसीटोन, मोनोक्लोरो एसीटोन और डाइक्लोरो एसीटोन। यहाँ पर इनकी pKa वैल्यू क्रमशः कितनी है, 20, 17 और 15। अतः यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु दो कीटोनिक समूहों के लिए अल्फा स्थिति पर हो, तो उसके इनोलेट आयन का स्थायीकरण करने में, उसको स्टेबलाइज करने में दोनों कीटोनिक समूह योगदान देते हैं, दोनों कीटोनिक समूह कंट्रीब्यूट करते हैं। अतः इनकी जो एसिडिटी है, इनकी जो अम्लता है, वो सिंपल कीटोन्स की तुलना में और बने हुए अल्कोहल्स की तुलना में अधिक हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर नीचे इन एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं। एसिटिल एसीटोन, और इसके लिए pKa का मान 9 है, और जो इससे रिएक्शन होने के बाद जो अल्कोहल बन रहा है उसके लिए pKa का मान 16 है, और इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यदि कार्बोनिल समूह के स्थान पर कोई अन्य प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो भी जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। उदाहरण के लिए मेथिल साइनाइड एथिल एसीटेट जितना ही अम्लीय होता है उतना ही एसिडिक होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेथिल साइनाइड है उसके लिए pKa का मान 25 है। तो हम देख सकते हैं कि ये इसकी एसिडिटी कंपेरेबल है किसके, एथिल एसीटेट के। इसमें भी यदि साइनाइड समूहों की संख्या बढ़ाई जाए तो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी में लगातार वृद्धि होती जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं CH3CN, इसके लिए pKa का मान 25 है, CH2CN ट्वाइस, इसके लिए pKa का मान 11 है, और CnCH होल थ्राइस, इसके लिए pKa का मान 1 है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे साइनाइड समूहों की संख्या बढ़ रही है, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी में लगातार वृद्धि हो रही है। डाई एथिल मैलोनेट और एथिल एसीटोएसीटेट दो ऐसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो इनोलेट आयन द्वारा अनेक
कार्बनिक संश्लेषण में अनेकों ऑर्गेनिक सिंथेसिस में प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके दोनों अल्फा हाइड्रोजन अल्कोहल से अधिक अम्लीय हैं और एथॉक्साइड आयनों की तुल्य सांद्रता के साथ इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन के साथ ये आसानी से इनोलेट आयन बना लेते हैं। इस प्रकार जो हम देख रहे हैं कि इसमें जो CH2 समूह है दो कार्बोनिल समूहों के बीच में उपस्थित है। तो इस प्रकार के जो समूह जिन यौगिकों में उपस्थित हैं तो फिर वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय क्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। डाईइथिल मेलोनेट जिसके लिए pKa का मान 13 है। एथिल एसीटोएसीटेट इसके लिए pKa का मान 11 है। तो इस प्रकार के कुछ एक यौगिक हैं जो आगे चलकर बहुत सारे अन्य सिंथेसिस में प्रयोग होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे CH2 समूह को एक्टिव मिथिलीन समूह कहते हैं, जो दो कार्बोनिल समूहों या दो कार्बोनिल ग्रुप्स अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉन आकर्षित इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के साथ के बीच में स्थित होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं मेलोनिक एस्टर, तो यहाँ पर जो CH2 ग्रुप है ये दो कार्बोनिल ग्रुप्स के बीच में उपस्थित है, तो फिर इसको हम एक्टिव मिथिलीन समूह कहेंगे। इसी प्रकार से एसीटोएसिटिक एस्टर में CH2 समूह दो कार्बोनिल ग्रुप के समूहों के बीच में उपस्थित है, तो यहाँ पर भी ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का कहलाएगा। इसी प्रकार से जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा था कि साइनाइड ग्रुप्स के बीच में उपस्थित भी जो मिथिलीन ग्रुप है वो भी सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइनो एसिटिक एस्टर में भी जो ये CH2 समूह है ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। अब हम पढ़ेंगे डाई एल्किल मेलोनेट का एल्किलीकरण, एल्काइलेशन ऑफ डाई एथिल मेलोनेट। मेलोनिक एसिड डाई एथिल एस्टर को डाई एथिल मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर कहते हैं। इसको बनाने के लिए हम जो रिएक्शन सीक्वेंस को है उसको अभी अगली स्लाइड में हम देखेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि एसिटिक एसिड से प्रारंभ करके मेलोनिक एस्टर का संश्लेषण या सिंथेसिस क्या है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एथिल मेलोनेट को अंतिम उत्पाद के रूप में अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। और ये जो रिएक्शंस हैं ये 4 चरणों में कंप्लीट होती हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि मेलोनिक एस्टर की जब सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका मोनोसोडियम सॉल्ट बनता है, जिसका एनायन इनोलेट ऋण आयन या नेगेटिव आयन के अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि जो बना हुआ नेगेटिव आयन है, ऋण आयन है, वो रेजोनेंस के द्वारा क्या हो रहा है, स्थायीकृत हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। अब सेकेंड स्टेप में ये होता है कि जब इन सोडियम सॉल्ट को किसी हैलोजन डेरिवेटिव के साथ, हैलोजन व्युत्पन्न के साथ इसकी क्रिया करवाई जाती है तो SN2 अभिक्रिया द्वारा सोडियम हैलाइड निकल जाता है और एल्किल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर बनता है। जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन द्वारा NaX सोडियम हैलाइड का एक अणु पृथक हो जाता है और मोनो एल्किल डेरिवेटिव बनता है और फिर फाइनली हमको क्या मिल रहा है, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर प्राप्त हो रहा है। यदि एल्किल हैलाइड टर्शरी नेचर का है, तृतीयक प्रकृति का है, तो SN2 के स्थान पर E2 अभिक्रिया संपन्न होती है और एल्कीन्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एल्किल हैलाइड है वो कैसा है, टर्शरी है। तो यहाँ पर फिर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कीन प्राप्त हो रहा है और SN2 के स्थान पर E2 अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अब थर्ड स्टेप है कि जब एल्किल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर का जल अपघटन कराया जाता है, उसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, तो सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एसिड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग एल्कली, उबलते हुए क्षार की उपस्थिति में क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है और मोनो एल्किल मेलोनिक एसिड प्राप्त हो रहा है। फोर्थ स्टेप क्या है कि जब मेलोनिक एसिड या इसके सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव को गर्म करते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।
क्योंकि इन यौगिकों में एक ही कार्बन परमाणु पर एक से अधिक अर्थात 2 भी हो सकते हैं 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं, जो कि 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इनमें से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु इसमें से निकल जाता है और CO2 का एक अणु खोकर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु निकला और ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गए। तो इस प्रकार से ये जो 4 बेसिक रिएक्शंस हैं या स्टेप्स हैं, इनकी सहायता से हम मैलोनिक एस्टर से कई प्रकार के अम्ल या एसिड्स प्राप्त कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सबसे पहला है मोनो व डाई एल्किल मैलोनिक एसिड्स का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ मोनो एंड डाई एल्किल मैलोनिक एसिड्स। अब मोनो या डाई एल्किल मैलोनिक एस्टर के जल अपघटन से ये यौगिक प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एथिल मैलोनिक एसिड का निर्माण हम इस जो नीचे ये हमने रिएक्शन शो कर रखी है इससे हम कर सकते हैं। क्या करते हैं, पहले मैलोनिक एस्टर की फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है सोडियम मेथॉक्साइड से, और फिर जो प्रोडक्ट मिलता है उसको रिएक्ट करवाते हैं हम C2H5 एथिल आयोडाइड के साथ, और फिर जो हमको प्रोडक्ट मिला उसका जब हम जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एथिल मैलोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। सेकंड है डाईमेथिल मैलोनिक एसिड्स का निर्माण या उसकी सिंथेसिस। इसका निर्माण करने के लिए मैलोनिक एस्टर का 2 बार एल्किलेशन करते हैं। मोनो एल्किल मैलोनिक एस्टर में अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का है, एसिडिक नेचर का है, जैसा कि हम इस फॉर्मूले में देख सकते हैं। अतः सोडियम मेथॉक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस से मोनो एल्किल यौगिक इनोलेट आयन बनाएगा, जो कि एल्किल हैलाइड के साथ कौन सी रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन द्वारा डाई एल्किल यौगिक में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा हमने इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं। यहाँ पर SN2 रिएक्शन के द्वारा फाइनली हमको डाई एल्किल मैलोनिक एस्टर मिल रहा है। मैलोनिक एस्टर का जब 2 बार मेथिलीकरण करवाएंगे तो डाई मेथिल मैलोनिक एस्टर प्राप्त होता है, जो कि जल अपघटित होकर डाई मेथिल मैलोनिक एसिड बनाता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हमने मैलोनिक एस्टर को पहले सोडियम मेथॉक्साइड के साथ ट्रीट किया और सेकेंड स्टेप में जो बना हुआ प्रोडक्ट था उसको हमने उसका एल्किलेशन किया, उसको एल्किल आयोडाइड के साथ ट्रीट किया, और जो प्रोडक्ट बना उसका जल अपघटन करने पर हमें फाइनल प्रोडक्ट अर्थात डाईमेथिल मैलोनिक एस्टर मिल गया। थर्ड है एथिल मेथिल मैलोनिक एसिड का संश्लेषण। इसको बनाने के लिए हम एक एक करके पहले दोनों एल्किल समूहों का प्रवेश करवाएंगे और फिर इसका जल अपघटन करेंगे। यहाँ पर फिर उसी प्रकार से हमने पहले मैलोनिक एस्टर लिया, 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, पहले सोडियम मेथॉक्साइड के साथ और फिर एथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने पर क्या हो गया, एथिल मैलोनिक एस्टर प्राप्त हुआ। फिर इसके यही वाले दोनों स्टेप्स हमने फिर से रिपीट किए और हमको एथिल मेथिल मैलोनिक एस्टर प्राप्त हुआ। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एथिल मेथिल मैलोनिक अम्ल प्राप्त होता है। सेकंड इसमें सिंथेसिस है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का संश्लेषण और सिंथेसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के लिए हम एसिटोएसिटिक एस्टर की तुलना मैलोनिक एस्टर से अधिक बेटर रहता है इसका प्रयोग करना, और जहाँ तक संभव हो इसी का प्रयोग करना चाहिए। अब डिज़ायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, इच्छित कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र लिखकर उसमें से यदि हम CH-COOH समूह को अलग करके देखें कि शेष दोनों वैलेंसी पर कौन से एल्किल समूह हैं, वही एल्किल समूह मैलोनिक एस्टर में प्रवेश करवाकर उसको यदि हम KOH के साथ उसका जल अपघटन करें तो करके और फिर उसको HCl से हम एसिडिफाई करें, अम्लीकृत करें, और जो प्रेसिपिटेटेड फ्री एसिड है उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर तक, उसके गलनांक से ऊपर तक गर्म करते हैं, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ब्यूटेनोइक एसिड।
इसमें एक एथिल समूह की आवश्यकता है। अतः हम इसको क्या करते हैं, पहले हमने मेलोनिक एस्टर लिया, वही दोनों स्टेप हमने रिपीट किए, सोडियम मेथॉक्साइड और एल्किल हैलाइड से क्रिया 2 पदों में हमने संपन्न कराई, 2 स्टेप्स में कंप्लीट करी, हमको मिला एथिल मेलोनिक एस्टर। इसका हाइड्रोलिसिस किया और फिर जो प्रोडक्ट बना उसको हम इसके गलनांक बिंदु, उसके मेल्टिंग पॉइंट से अबव इसको हम यदि गर्म करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें ब्यूटेनोइक एसिड मिल जाता है। सेकंड है डाईमेथिल एसिटिक एसिड। इसको प्राप्त करने के लिए 2 मेथिल समूह की आवश्यकता है। अतः हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि पहले हमने मेलोनिक एस्टर लिया, वही दोनों स्टेप हमने रिपीट किए। फर्स्ट स्टेप में सोडियम मेथॉक्साइड के साथ क्रिया करवाई और जो प्रोडक्ट बना उसको फिर हमने मेथिल आयोडाइड के साथ ट्रीट किया और जो प्रोडक्ट बना उसको हमने हाइड्रोलिसिस किया या जल अपघटन किया और उसके बाद में इसको हमने हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल गया और हमें क्या प्राप्त हुआ, डाईमेथिल एसिटिक एसिड या आइसोब्यूटायरिक एसिड, अथवा हम इसका क्या नाम दे सकते हैं, 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। थर्ड है इसमें एन वैलेरिक एसिड। इसमें एक एन प्रोपिल समूह चाहिए, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन हम इस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। मेलोनिक एस्टर हमने स्टार्टिंग कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन वही दोनों स्टेप हमने रिपीट किए, फिर हाइड्रोलिसिस करी और हीट करने पर हमको क्या मिल गया, एन वैलेरिक एसिड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड बनाने के लिए पहले एथिल और उसके बाद में मेथिल समूह का मेलोनिक एस्टर में हम प्रवेश करवाकर और फिर जल अपघटन तथा डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा आपको सिंथेसिस वाया ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। इसमें हमने पहले थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन और उसके बाद में कुछ कंपाउंड्स की इसमें सिंथेसिस देखी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।